कक्षा 11 के कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम लेके आ गए हैं भैया समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक मॉडल पेपर। देखिए कदम कदम पर हम आपके साथ हैं। अगर आपने समाज शास्त्र ले रखी है, आप कक्षा 11 में हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो आपको हम ये पेपर मॉडल पेपर इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ये मॉडल पेपर हल कराएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर आना है, किस पैटर्न पर आना है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाने हैं और कैसी हमें तैयारी करनी चाहिए, कितने कौन से प्रश्न अपनी किताब से कितने अंकों के तैयार करने चाहिए जिससे अच्छे अंक आपको मिल जाएं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मॉडल पेपर जो होते हैं ये आपके पथ प्रदर्शन के लिए होते हैं ताकि आप जान सकें कि कैसा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। वो अलग बात है, कभी कभी स्कूल वाले अलग पैटर्न ही कुछ लेके चलते हैं, लेकिन ये कई वर्षों से पैटर्न चल रहा है। आप देखिए यहां पर निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। कहीं पर 3 घंटे, कहीं पर 3 घंटे 15 मिनट, अकॉर्डिंग टू स्कूल चलता रहता है। पूर्णांक 100 का होता है। ये प्रैक्टिकल वाली विषय बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए सबसे पहले मेन बात, 1 से 10 जो होते हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं जिनके उत्तर आपको कॉपी पर ही लिखने होंगे। 11 से 20 जो आते हैं वो अतिलघु उत्तरीय आते हैं जिनका 25 शब्दों में उत्तर देना होता है। अब 25 शब्दों का मतलब है कि 1 लाइन 2 लाइन बहुत है, 2 लाइन बहुत है। और इसके बाद जो लघु उत्तरीय होंगे 50 शब्दों में आंसर देने हैं और जो दीर्घ उत्तरीय होंगे लगभग 150 शब्दों में उत्तर देने हैं। 150 शब्दों का मतलब होता है 2 से 2.5 पेज, 3 पेज। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय हल कर लेते हैं। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर में ही आपकी हो रही हैं, सो बेस्ट है। नवंबर में, दिसंबर में जब भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, मैं आपको एक पॉइंट सजेस्ट करता हूं, बुक एंड उसके राइटर। ठीक है, बुक और उसके राइटर जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक ना एक सवाल पुस्तक और उसके लेखकों से बनता है समाज शास्त्र में। तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इमाइल दुर्खीम है, ऑगस्ट कॉम्टे हैं, मैकाइवर पेज हैं या किंग्सले डेविस हैं? तो ह्यूमन सोसाइटी मैकाइवर एवं पेज की है। ऑप्शन नंबर गा यहां पर सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है? लैटिन से, लैटिन ग्रीक से, फ्रांसीसी से, जर्मन से? तो ऑप्शन नंबर गा यहां पर सही होगा। लैटिन और ग्रीक भाषा से सोशोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर गा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? मैक्स वेबर का है, वीरकांत का है, जॉर्ज सिमेल का है या मैकाइवर का है? तो समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और ये इसका आंसर है जॉर्ज सिमेल। ये कथन जो है वो जॉर्ज सिमेल का है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर भी सही है। चौथा सवाल है और कहता है कि जाति एक बंद वर्ग है। ये किसका कथन है? जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? हॉबल का है, चार्ल्स कूले का है, मजूमदार का है या फिर क्यूबर का है? अनर्गल बातचीत ना करते हुए सीधे आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार का कथन है। किसका है? मजूमदार। ठीक है। प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध कैसे होते हैं? प्राथमिक समूह की अगर बात करें, भौतिक, नैतिक, आर्थिक, वैयक्तिक, तो जो प्राथमिक समूह होते हैं उसमें वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूहों में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? तो दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि कथनों को, परिभाषाओं को जरूर याद करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन रूसो का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, मैकाइवर पेज का है या अरस्तु का है? तो महान दार्शनिक अरस्तु का यह कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके बाद संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है? समाज, सामाजिक व्यवस्था, मानव समाज या सभ्यता? तो संस्कृति के भौतिक पक्ष को कहते हैं सभ्यता।
है ना, कहते नहीं संस्कृति और सभ्यता। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? फेयरचाइल्ड, लिंडमैन, वेल्स, गुड एवं हैड। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फेयरचाइल्ड। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, फेयरचाइल्ड। सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है? अधिक लोगों का साथ साथ रहना, कार्य करने का निश्चित ढंग, बड़ा सामाजिक समूह, इनमें से कोई नहीं। देखो, सामाजिक संस्था का जो अर्थ है वो कार्य करने का एक निश्चित ढंग होता है, उसे सामाजिक संस्था कहते हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है। और ये कथन किसका है भाई? कचन नहीं है, ये कथन है। ये कथन है किसका है? बोगार्डस का, वेस्टरमार्क का, पीवी यंग का या देसाई का? तो ये कथन है बोगार्डस का, ऑप्शन नंबर का। तो अब 10 ऑब्जेक्टिव सवाल आपके हो गए क्लियर। 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऐसे ही आपको कॉपी पर लिख देना होगा आंसर नंबर डाल डाल के, ठीक है। इसके बाद आपके आएंगे अतिलघु उत्तरी। अब हम आपको जैसे बता रहे हैं, अतिलघु उत्तरी में कहता है 25 शब्दों में। तो आप देखिए, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनके 2 ही शब्दों में उत्तर हो जाते हैं या फिर 4 लाइनों में उत्तर आते हैं। तो शब्दों के गणना करने की जरूरत नहीं है, शब्द आपको गिनने की जरूरत नहीं है। मामला यह रहता है कि बस हां, आपको उस शब्द सीमा के अंदर काम करना होता है ताकि सारे क्वेश्चन अटेंड कर सको आप। तो अब 11वां सवाल है जो कि अतिलघु उत्तरी है, छोटा सा इसका उत्तर देना है। अच्छा, सवाल बड़ा मजेदार है कि सामाजिक संबंधों को अमूर्त क्यों कहा जाता है? वैसे मूर्त और अमूर्त में अगर हिंदी की दृष्टि से देखें तो मूर्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं, अमूर्त जैसे काल्पनिक वस्तुएं या जो हम देख नहीं सकते। तो सामाजिक संबंधों को अमूर्त क्यों कहा जाता है? देखिए, सामाजिक संबंधों का कोई भी आकार, प्रकार, निश्चित आकृति नहीं होती है। सामाजिक संबंध मानसिक तथ्य हैं, इसलिए इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अब वस्तुओं की भांति इन्हें नौपा तोला तो जा नहीं सकता कि 5 किलो इनके साथ संबंध है, इनके साथ 10 किलो संबंध है, ऐसा तो है नहीं। तो वस्तुओं की भांति इन्हें नापा तोला नहीं जा सकता, इसी कारण सामाजिक संबंधों को भैया अमूर्त संबंध कहा जाता है। क्लियर? ऐसा लिख देना। समष्टिता किसे कहते हैं? तो देखिए, अब मामला यह है, व्यष्टि का जो विपरीत है वो है समष्टि। अब आप कहेंगे व्यष्टि क्या है और समष्टि? व्यष्टि का मतलब है व्यक्ति विशेष, समष्टि का मतलब है समाज विशेष। तो व्यष्टि और समष्टि का अर्थ समझ गए आप? समष्टि का मतलब जिसमें सब कुछ समाया हो, व्यष्टि का मतलब एक व्यक्ति। तो समष्टिता किसे कहते हैं या समष्टिता से क्या आशय है? समष्टिता से अभिप्राय विभिन्न इकाइयों द्वारा, कैसे लिखेंगे? समष्टिता से अभिप्राय विभिन्न इकाइयों द्वारा निर्मित समग्र से है। समष्टिता का निर्माण अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। तो मैंने बताया ना समष्टि क्या है। इसके बाद अगला सवाल है, प्रस्थिति किसे कहते हैं? प्रस्थिति तो समाज में व्यक्ति का अपने समूह या संस्था में एक स्थान होता है, जो स्थान होता है उसी को हम प्रस्थिति कहते हैं। समझ में आई बात? टेक्निकल इशू छोटा सा आपको ब्लैक ब्लैक अभी दिखा होगा, हो जाता है कभी कभी। तो अब मैं बात कर रहा था प्रस्थिति की। प्रस्थिति किसे कहते हैं? तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई जो प्रस्थिति होती है, समष्टि समष्टि समष्टि, व्यष्टि व्यष्टि व्यष्टि, प्रस्थिति प्रस्थिति प्रस्थिति, ये जो शब्दों के अर्थ अगर समझ जाएंगे तभी मजा आएगा। प्रस्थिति मतलब स्थिति के हिसाब से प्रा लगा है उपसर्ग। तो प्रस्थिति, मैंने कहा ना कि प्रस्थिति का मतलब यही होता है, समाज में व्यक्ति का अपने समूह या संस्था में एक स्थान होता है और वो जो स्थान होता है उसे प्रस्थिति कहते हैं। ठीक है? और ये स्थान होता कैसे है?
भाई व्यक्ति की योग्यता, कार्य, जन्म या किसी विशेष लक्षण के आधार पे उसको ये प्राप्त होता है। और एक परिभाषा आप लिख दीजिएगा, किसी लेखक के किसी विचारक के अनुसार हो जाएगा। इसके बाद है सामाजिक वर्ग की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखो विशेषताएं और प्रकार वाले सारे प्रश्न पढ़ के जाइएगा, क्योंकि विशेषताएं और प्रकार जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक वर्ग की दो प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है, तो नंबर 1 डालिएगा। आप कोई भी ऐसा सवाल हो तो कैसे लिखना है आप लिखिएगा, जैसे ये आप प्रश्न क्या है, सामाजिक वर्ग की दो प्रमुख विशेषता, तो एक लाइन तो इसी में हो जाएगी कि सामाजिक वर्ग की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, डैश लगाइए। नंबर 1 वर्ग का आधार। वर्ग का आधार पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए, लिख दीजिए कि सामाजिक वर्ग का आधार धन, शिक्षा, आयु या लिंग हो सकता है। मार्क्स के अनुसार मुख्य आधार आर्थिक स्थिति और उत्पादन तथा संपत्ति हो सकती है। नंबर 2 हेडिंग डाल देना ऊंच नीच की भावना। सामाजिक वर्गों में ऊंच नीच की भावना रहती है। पूंजीपति वर्ग अपने आप को श्रमिक वर्ग से उच्च मानता है, श्रेष्ठता का अनुभव करता है, बस यही है। इसके बाद परिवार किसे कहते हैं। अब परिवार तो परिवार ही है भाई, अब ये मत लिख देना कि परिवार फैमिली को कहते हैं, नहीं, परिवार क्या होता है कि भाई परिवार समाज की एक केंद्रीय इकाई है। लोगों से मिलकर परिवार बनता है और परिवार से मिलकर समाज या गांव बनता है। ठीक है, परिवारों से मिलकर, तो परिवार समाज की केंद्रीय इकाई है, जिसमें भैया माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजी, पुत्र पुत्री आदि सदस्य शामिल होते हैं। अब परिवार के कई प्रकार भी हो सकते हैं, कुछ एकाकी परिवार होते हैं, कुछ संयुक्त परिवार होते हैं, है ना, तमाम आधारों पे परिवार के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हैं पारस्परिक आपस में स्नेह, सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण रहता है जो परिवार होता है। और भारत में चूंकि संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन जो पाश्चात्य देश हैं वहां परिवार में केवल माता पिता और अविवाहित बच्चे ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो किसी एक लेखक के अनुसार, एक दार्शनिक के अनुसार आप इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं, यानी समाजशास्त्री के अनुसार साम्यवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। साम्यवाद साम्यवाद में क्या होता है, इसमें निजी संपत्ति का कोई महत्व नहीं दिया जाता है, निजी संपत्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि संपत्ति पर राज्य के अधिकार को अर्थात सार्वजनिक अधिकार को अधिक मान्यता दी जाती है। दूसरा यह है, साम्यवाद श्रम को अत्यधिक महत्व देता है और इसमें व्यक्ति को पद, जो व्यक्ति को पद उसकी कार्य कुशलता, काम करने की कुशलता के आधार पर दिया जाता है, बस। अच्छा, इसके बाद अगला है धर्म से आप क्या समझते हैं। धारणा धर्म, वैसे मनुस्मृति में धर्म की और परिभाषाएं बताई गई हैं, समाजशास्त्र में धर्म की और परिभाषाएं बताई गई हैं, तो आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र के अनुसार ही आपको परिभाषा इसकी देना है। धर्म को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, रिलीजियन कहते हैं ना, धर्म को अंग्रेजी में रिलीजियन कहते हैं, तो लिख देना कि धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के रिलीजियो शब्द से बना है। अब रिलीजियो का अर्थ क्या है, रिलीजियो का अर्थ होता है बांधना। रिलीजन क्या है, रिलीजियो शब्द से बना है, रिलीजियो लैटिन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है बांधना। इस तरह शाब्दिक अर्थों में धर्म का अभिप्राय उन संस्कारों के प्रतिपादन से है जो मनुष्य और ईश्वर के अलौकिक शक्ति को एक दूसरे से बांधते हैं या जोड़ते हैं, है ना। या अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि धर्म मनुष्य की युगों से विद्यमान उस श्रद्धा का नाम है जो सर्वशक्तिमान के प्रति होती है। धर्म क्या है, किसी सर्वशक्तिमान के प्रति श्रद्धा का भाव ही धर्म है, और जो धारण किया जाता है वो धर्म है। सभ्यता किसे कहते हैं, आपने सुना होगा सभ्यता जहां पहले जन्मी पहले आई है, जहां पे कला, मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। तो सभ्यता की परिभाषा बतानी है, सिविलाइजेशन। संस्कृति के भौतिक पक्ष को हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, जैसा कि आपने अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं। अब सभ्यता का जो रिलेशन है उस कला से है, उस कला विन्यास से है जिसे मनुष्य ने जिसे मनुष्य ने जीवन की ऐशाओं से नियंत्रित करने हेतु रचा है।
ये संस्कृति का एक जटिल व विकसित रूप है जिसमें मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं सभ्यता में। तो सभ्यता सीधा सा अर्थ है संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं। सभ्यता से हमारा अर्थ यही है, सभ्यता से हमारा अर्थ, हमारा तात्पर्य क्या है? उस प्रविधि अथवा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया है। जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो चीज बनी वो सभ्यता कहलाई, यानी संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है वो सभ्यता कहलाती है। संस्कृति और सभ्यता में मुख्य अंतर देखो, संस्कृति एक अलग चीज है और सभ्यता एक अलग चीज है, और ये शब्द आप बार बार भी समझते होंगे, बार बार सुनते होंगे, बहुत बार सुने। तो सबसे पहले आप संस्कृति समझिए क्या है, सभ्यता क्या। मैं एक साथ ही में अंतर पूछा है ना, तो एक साथ में बता देता हूं। देखो, उपयोगिता के आधार पे पहला अंतर अगर हम देखें तो सभ्यता के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिनका इनकी उपयोगिता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, किंतु संस्कृति का संबंध उस ज्ञान से है जिसके आधार पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। दूसरे स्वरूप में अंतर दूसरा यह है कि सभ्यता का संबंध व्यक्ति की बाहरी दशा से होता है जो व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है, लेकिन संस्कृति का संबंध व्यक्ति की आंतरिक अवस्था से है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। संस्कृति से व्यक्ति सर्वांग रूप से प्रभावित होता है, वो संस्कृति है। तो संस्कृति आंतरिक लक्षण कह सकते हैं, सभ्यता बाह्य लक्षण कह सकते हैं। ठीक है। जनगणना किसे कहते हैं? भाई, जनगणना एक व्यापक सर्वेक्षण है, यानी जिसमें किसी देश की जनसंख्या का, जिसमें किसी देश की लोगों की संख्या की गणना होती है, उसे हम जनगणना कहते हैं। भाई, जन माने लोग और गणना माने गिनना, लोगों की संख्या को गिनना ही जनगणना कहलाती है। ठीक है। फिर देखो, यहां पर जब लघुत्तरी आएंगे तो भैया इनके उत्तर आपको देना होगा 50 शब्दों में। समझो, एक तो यह है 21वां सवाल, कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये कथन पहले नंबर पे आपने अभी पढ़ा कि ये कथन अरस्तू का है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, समाज से अलग व्यक्ति का जीवन संभव बिल्कुल नहीं है। वो या तो देवता होगा या फिर पशु होगा। अगर वो समाज में है तो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य है। तो समाज से अलग व्यक्ति का जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, वह या तो देवता होगा या पशु होगा। मनुष्य का जो जीवन है वो प्रगति, और मनुष्य के जो जीवन की प्रगति है, जो समृद्धि है, वो समाज में ही संभव है। ठीक है। उसका जन्म, विकास, आवश्यकताओं की पूर्ति और मृत्यु सब समाज में होती है। समाज के बिना व्यक्ति का वजूद, अस्तित्व संभव ही नहीं है, असंभव है। इसलिए अरस्तू का यह कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में जन्म लेता है, वहीं पर कर्म करता है, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की भावना भी रखता है, प्रेम, घृणा, क्रोध, मोह खेलता है, तमाम भावनाएं उसमें होती हैं, समाज में ही वो व्यक्त होती हैं। इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगर मनुष्य कोई समाज से अलग है तो या वो पशु होगा या वो देवता होगा, दो में से कोई एक चीज ही हो सकता है। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के संबंधों की विवेचना कीजिए। अब बताओ भाई, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है? देखो, समाजशास्त्र क्या है और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान साइकोलॉजी यानी मन का विज्ञान है, और समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। सीधा सा बना के भी लिख सकते हो, बनाओ कम, पढ़ो ध्यान से, समझो तब लिखो। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है, मनोविज्ञान मानसिक दशाओं का, मानसिक व्यवहार का, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कराता है। और आधुनिक विद्वान जो है मनोविज्ञान को भी व्यवहार के अध्ययन के रूप में मानते हैं। तो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध भी कह सकते हैं या एक व्यापक संबंध भी कह सकते हैं। दोनों ही हैं अलग अलग
अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों का संबंध देखा जाए तो होता है, क्योंकि समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन है, लेकिन मनोविज्ञान में मानसिक दशाओं के व्यवहार का अध्ययन है। और समाज में रहकर मनुष्य व्यवहार अपना करता है, अपनी मानसिक दशाएं भी प्रकट करता है। तो अलग अलग संबंध भी हैं, घनिष्ठ संबंध भी हैं, व्यापक संबंध भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो इसमें ज्यादा है। ठीक है, अंतर है संबंधों में थोड़ा, लेकिन मनोविज्ञान समाजशास्त्र से संबंधित है, समाजशास्त्र मनोविज्ञान से संबंधित कह सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण का दुर्खीम का सिद्धांत क्या है? दुर्खीम एक विद्वान है, फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं दुर्खीम। तो उनके अनुसार हम लिखेंगे कि सामूहिक प्रतिनिधि वे आदर्श या मूल्य हैं जिन्हें समाज के अधिकांश लोग मानते और स्वीकार करते हैं। ये प्रतिनिधि समाज में नियम और अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं। दुर्खीम जी क्या कहते हैं कि अगर समाज के विभिन्न समूह सक्रिय और जिम्मेदार हैं तो ही समाज में सुव्यवस्था, शांति और कल्याण कायम रह सकता है। सामूहिक प्रतिनिधियों के पीछे समाज की शक्ति होती है, इसलिए व्यक्ति आसानी से इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता बिल्कुल भी। यह सामाजिक नियंत्रण का दुर्खीम का सिद्धांत लिख दीजिएगा। सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए दो विभिन्न उपागमों की चर्चा कीजिए। कृषि का उद्योग के संदर्भ में सहयोग के विभिन्न कार्यों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए महत्वपूर्ण तथा जटिल क्यों है, इस पर चर्चा कीजिए। अब आपको ये चीजें, ये जो सवाल हैं, तो ये सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आप अपनी किताब से जरूर इनको पढ़िएगा। नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अर्धवार्षिक, वार्षिक, टेस्ट कहीं ना कहीं आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो पर्यावरण, बाकी मामला पर्यावरण का तो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए महत्वपूर्ण तथा जटिल क्यों है? देखिए भाई, पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण है तो जीवन है, पर्यावरण गड़बड़ हुआ जीवन गड़बड़ हो जाएगा। तो पर्यावरण और पर्यावरण जीवन और संसाधनों का स्रोत है, इसलिए समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है पर्यावरण को बनाए रखना। पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए हितकर है। यदि पर्यावरण बिगड़ा तो समाज बिगड़ जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता में बड़ी योगदान करता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधन कमी जैसी समस्याएं इस पर्यावरण को जटिल बनाती हैं, है ना। तो समाज में स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और जीवन की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष जो है प्रभाव डालती है क्या? पर्यावरण व्यवस्था। इसलिए पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण सुधार लो बस हो गया भजन, इतना समझिए। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों के कारण इसका नियंत्रण जरूरी है, जटिल है, लेकिन जरूरी भी है। पर्यावरण का नियंत्रण, पर्यावरण का सुधार, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें समाज की जिम्मेदारी भी बनती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भैया 8-8 अंकों के आएंगे और लघु उत्तरीय 6-6। जो नहीं बताए हैं उनको आप अपनी किताब से जरूर ढूंढ के बस समझिएगा। अभी लंबे लंबे हम नहीं कराएंगे, क्योंकि लंबे कराएंगे तो पेपर बहुत लंबा चला जाएगा और जबानी हम बोलेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा। समाज किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। परिवार से आपका क्या तात्पर्य है, परिवार की विशेषताएं बताइए, अभी परिवार बताया ही। सामाजिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्यों के प्रकार बताइए। सहयोग को परिभाषित कीजिए, समाज में इसका महत्व समझाइए। नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी अवक्रमण के प्रमुख कारण बताइए। तो ये सवाल जो है आप इनको भी देख के जाइएगा। कभी भी मैं एक तरीका बता देता हूं कि कभी भी लॉन्ग आंसर कैसे पढ़ें। लॉन्ग क्वेश्चंस को, लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आपके तैयार नहीं होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग्स याद करनी है। ठीक है, अब हेडिंग्स जब याद करेंगे तो हेडिंग के आधार पे ही आधे से आधे आंसर को लिखेंगे, लेकिन हेडिंग में भी आप ऐसे पॉइंट बना लीजिए, 1-2-3 पॉइंट ऐसे बना लीजिए कि हमें इस हेडिंग में इतने पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो ये पॉइंट आप
बना लीजिए। बस आप हेडिंग्स या केवल हेडिंग्स तैयार करिए, उनके पॉइंट्स को अंदर समझ लीजिए कि अगर हमने ये हेडिंग तैयार की तो इस हेडिंग में क्या लिखना है। बस अव्वल दर्जे के अंक आप पाएंगे। तो क्लास 11 के भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला, तमाम पेपर हम करा चुके हैं। अर्धवार्षिक के भी, धीरे धीरे वार्षिक के भी हो रहे हैं। तो आप सब पेपर्स को देखिए और उन्हीं को आधार मान करके आप आगे की तैयारी कीजिए। चूंकि 11 में आपको ज्यादातर किताबें पढ़ाई जाती हैं, आपको पेपर पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए पेपर पैटर्न आता ऐसा ही है, तो इसको समझ के ही तैयारी आपको करनी होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।